नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे कोटेदारों को सीएम की सौगात। उत्तर प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था को तकनीकी से जोड़ते हुए सरकार ने उचित दर विक्रेता की भूमिका को मजबूती दिशा में कदम बढ़ाए। ई पॉस के जरिए अब कोटेदारों से जुड़ा बैग भी सिस्टम का हिस्सा बनेगा। सरकार आपके पिछले कुछ वर्षों में राशन वितरण में बढ़ी है और कोटेदारों के प्रति लोगों की दृष्टि बदली है। इसी कड़ी से बढ़ के 7 दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखिए योगी सरकार की ये खास जो पहल है, उन्होंने कोटेदारों के भांस को ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था लेकर में से कोटेदारों की भूमिका सवालों के घेरे में रही है, लेकिन अब सरकार तक के जरिए सिर्फ राशन वितरण की मजबूत कर रही है कि उचित दर विक्रेताओं की समस्या फीडबैक को भी सीधे व्यवस्था तक पहुंचाने की तैयारी में है। ई पॉस मशीनों के जरिए कोटेदारों के फीडबैक की निगरानी की नई व्यवस्था शुरू की गई है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। प्रदेश की सरकारी राशन की व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने कहा, कभी कोटेदार शब्द से ही लोगों को चिढ़ होने लगी थी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। इसी कार्यक्रम में सरकार ने प्रदेश के 78,000 से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में भी बढ़ोतरी की। उत्तर प्रदेश में सरकारी राशन वितरण व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। अब ई पॉस मशीन के जरिए उचित दर विक्रेताओं यानी कोटेदारों के फीडबैक की निगरानी की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस व्यवस्था का शुभारंभ किया। इसी मौके पर सीएम ने बटन दबाकर प्रदेश के 78,000 से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में हुई वृद्धि का लाभ भी दिया। कोटेदारों का लाभांश 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले कोटेदारों की मेहनत के बावजूद राशन व्यवस्था की कमियों का ठीकरा उन्हीं के सिर फूटता था। शासन से राशन नहीं पहुंचता था तो गाली कोटेदार को खानी पड़ती थी और लोगों की नजरों में भी उनकी छवि खराब होती थी। साल 2017 के पहले गरीब का राशन कार्ड सफाई अपने घर में रख लेते थे और गरीब भूख से मरता था। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक लोग प्रदेश के अंदर फ्री में राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मुझे याद है 2017 के पहले 2017 के पहले क्या स्थितियां थी। भूख से मौत होती थी। गरीब का राशन कार्ड कोई ना कोई सपाई अपने घर में रख लेता था और बेचारा भूख से मरता था। आज ऐसी स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 15 करोड़ लोग प्रदेश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। फ्री में राशन की सुविधा। निराश्रित लोगों को, दिव्यांगजनों को जो दुकान तक नहीं आ सकते, उन लोगों के राशन को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी धारणा को बदलने के लिए वर्ष 2017 में ई पॉस मशीन लगाना शुरू किया गया। सरकार ने सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था लागू की, यानी एफसीआई के गोदाम से सीधे फेयर प्राइस शॉप तक राशन पहुंचाया जाने लगा। सरकार और उचित मूल्य विक्रेता के बीच के बैरियर को हटाकर सीधे संवाद की व्यवस्था बनाई गई। सीएम के मुताबिक इसका परिणाम भी सकारात्मक रहा। अब राशन वितरण को लेकर पहले जैसी शिकायतें सामने नहीं आती। सिंगल डोर स्टेप होगा। एफसीआई के गोदाम से सीधे कोटे की दुकान पर फेयर प्राइस शॉप तक हम सिंगल डिलीवरी के माध्यम से राशन पहुंचाने का काम करेंगे। बीच में नहीं, सीधे पहुंचाने की कार्रवाई शुरू हुई। मीडिएटर नहीं रहेगा। सरकार और उचित मूल्य विक्रेता के बीच में कोई बैरियर नहीं रहेंगे। हम सीधे उनको देखेंगे, सीधे उन तक संवाद बनाएंगे। सरकार ने उचित दर विक्रेताओं की दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में विकसित करने की भी योजना बनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष इसके लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अन्नपूर्णा भवन में दुकान के साथ गोदाम की भी व्यवस्था होगी। इतना ही नहीं, अब कोटेदार केवल राशन की बिक्री तक सीमित नहीं रहेंगे। उन्हें 39 प्रकार के ऐसे आइटम बेचने की अनुमति है जो नशीले या ज्वलनशील पदार्थ अथवा देश और समाज के प्रतिकूल आचरण से जुड़े सामान नहीं है। प्रधानमंत्री जी के आदेश से अब आपके
उचित मूल्य विक्रेता से जुड़ी हुई जो दुकान है उसको अन्नपूर्णा भवन के रूप में तो निर्मित किया ही जा रहा है। निर्मित करने के लिए इस वर्ष हमने 500 करोड़ रुपए केवल इसी के लिए रखा है, 500 करोड़ रुपए। यानी वहां पे दुकान भी बनेगा और एक वेयर हाउस भी, यानी आपके लिए गोदाम का भी व्यवस्था वहां पर हो जाएगी। इसके साथ ही यह सुविधा भी दी गई। पहले क्या होता था? पहले होता था कि आप केवल राशन ही बिक्री करेंगे। अब आपको यह सुविधा दी जा रही है। 39 आइटम ऐसे हैं, उन सामानों को आप अपनी दुकान में ला करके बेच सकते हैं। सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष को नक्सल और आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा। सीएम योगी ने कहा, जब हमारा मुनाफा विदेशों में जाता है तो उसका एक हिस्सा हमारे खिलाफ आतंकवाद, नक्सलवाद और भारत को अस्थिर करने में खर्च होता है। ऐसे में प्रदेश और देशवासियों को चाहिए कि हमेशा जागरूक रहें और स्वदेशी को प्राथमिकता दें। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि हमारा पैसा हमारी कारीगर और हमारे हस्तशिल्पियों को जब प्राप्त होगा तो हमारा पैसा विदेशों में नहीं जाएगा। जब हमारा मुनाफा विदेशों में जाता है, याद रखना उसका एक हिस्सा फिर हमारे खिलाफ ही आतंकवाद और नक्सलवाद को भड़काने में भी खर्च होता है, भारत को अस्थिर करने के लिए खर्च होता है। हम इन सभी बातों के प्रति हमेशा जागरूक रखें, स्वदेशी को प्राथमिकता दें। लोकल। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को लगातार निःशुल्क राशन मिल रहा है। निराश्रितों और दिव्यांगों का राशन घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। 2 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन और 1.53 करोड़ परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। वहीं राशन की 10,000 दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में स्थापित किया गया है। यानी राशन वितरण की व्यवस्था को अब सिर्फ अनाज बांटने तक सीमित नहीं रखा जा रहा है, बल्कि इसे व्यापक जन सुविधा केंद्र के रूप में विकसित करने की कोशिश है। राशन व्यवस्था में बदलाव की इस पूरी कवायद में सरकार का जोर 3 बातों पर दिखाई दे रहा है: पारदर्शिता, तकनीकी और कोटेदारों का सम्मान। ई-पॉस मशीन के जरिए अब सिर्फ राशन वितरण पर नजर नहीं रहेगी, बल्कि कोटेदारों का फीडबैक भी व्यवस्था तक पहुंचेगा। 78,000 से अधिक उचित दर विक्रेताओं का लाभांश बढ़ाया गया है और अन्नपूर्णा भवन के जरिए उनकी दुकानों को नई पहचान देने की कोशिश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि जिस कोटेदार शब्द से कभी लोगों को चिढ़ होने लगी थी, अब उसी व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार के जरिए कोटेदारों का सम्मान वापस आया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे देवभूमि बन रही खेल भूमि। देहरादून एक बार फिर बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन का गवाह बन रहा है। बर्फ पर होने वाली इस प्रतियोगिता में एशिया समेत कई देशों के नामी खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। आयोजन से उत्तराखंड को वैश्विक खेल आयोजनों की मेजबानी की क्षमता दिखाने का भी मौका मिला है। वहीं भारतीय खिलाड़ियों के लिए भी आगे बढ़ने के लिए रास्ते खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर राज्य में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। ये खास रिपोर्ट देखिए। देहरादून में इन दिनों बर्फ पर दुनिया के कई देशों के खिलाड़ियों की रफ्तार का रोमांच देखने को मिल रहा है। हिमाद्री आइस रिंक में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का आगाज हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में 14 देशों के 270 से ज्यादा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और तकनीकी का प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात यह है कि भारत लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन को भारतीय खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तर पर आगे बढ़ने के अहम अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। देहरादून का हिमाद्री आइस रिंक बर्फ पर फर्राटा भरते खिलाड़ी और हर सेकेंड जीत के लिए संघर्ष। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 के साथ देहरादून अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन का केंद्र बन गया है। सोमवार से प्रतियोगिता का आधिकारिक रोमांच शुरू हुआ।
खिलाड़ियों के साथ 102 कोच, रेफरी और तकनीकी अधिकारी भी देहरादून पहुंचे हैं। हिमाद्री आइस रिंक में एशिया और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे खिलाड़ी अपनी रफ्तार और तकनीकी का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में हांगकांग, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, मलेशिया, चीनी, ताइपे, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, चीन, दक्षिण कोरिया और मेजबान भारत के खिलाड़ी शामिल हैं। 14 अगस्त से खिलाड़ियों का आधिकारिक अभ्यास शुरू हो चुका है और सोमवार को भी अलग अलग देशों के खिलाड़ियों ने आइस रिंक पर जमकर पसीना बहाया। अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान अब सिर्फ देवभूमि और वीरभूमि के तौर पर ही नहीं, बल्कि खेल भूमि के रूप में भी बन रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार सुविधाओं का विस्तार कर रही है। उत्तराखंड के युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी की जिम्मेदारी मिली है। मैं इस भव्य आयोजन के लिए और इस आयोजन का साक्षी बनने के लिए वैश्विक स्तर की शीतकालीन जो खेल स्पर्धाएं हैं उसकी मेजबानी करने में हमारा देश और हमारा उत्तराखंड पूरी तरह से समर्थ है और सक्षम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खेल सीमाओं से परे जाकर पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का काम करता है और मुझे विश्वास है कि इस सफेद बर्फीले मैदान पर हो रहा यह आयोजन विश्व को शांति का संदेश देगा। मुझे बताया गया कि इस प्रतियोगिता में एशिया के 14 देशों से लगभग 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी न केवल इस मैदान पर अपनी प्रतिभा, अपने अनुशासन के बल पर नया रिकॉर्ड बनाएंगे, बल्कि अपने व्यवहार से एक अनूठी मिसाल भी यहाँ पर पेश करेंगे। मैं इस आयोजन से जुड़े हुए सभी आयोजकों को, प्रशिक्षकों को, तकनीकी अधिकारियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, तैयारी की है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। प्रतियोगिता की अहमियत भारतीय खिलाड़ियों के लिए और बढ़ जाती है। दरअसल यहां विश्व स्तर पर समय हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को आगे विश्व कप प्रतियोगिता में खेलने का अवसर मिल सकता है। यानी देहरादून में होने वाली ये प्रतियोगिता सिर्फ पदक और प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग के लिए खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का रास्ता भी खोल सकती है। भारत लगातार दूसरी बार इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। 17 से 20 अगस्त तक चलने वाली प्रतियोगिता में देश विदेश के शीर्ष खिलाड़ी आमने सामने हैं। बर्फ पर छोटी दूरी के ट्रैक में खिलाड़ियों की रफ्तार खास होगी। रफ्तार के साथ उनकी तकनीकी संतुलन और सेकंड के अंश में लिए जाने वाले फैसले मुकाबले का रुख तय करेंगे। यही वजह है कि हिमाद्री आइस रिंक में होने वाले मुकाबले खेल प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आयोजन के जरिए उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए एक मजबूत मंच के रूप में भी पेश किया जा रहा है। बड़ी संख्या में विदेशी खिलाड़ी, कोच और तकनीकी अधिकारियों की मौजूदगी से देहरादून को वैश्विक खेल मानचित्र पर नई पहचान मिल रही है। सरकार की ओर से खेल सुविधाओं के विस्तार और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर देने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि प्रदेश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव सहयोग दे रही है। देहरादून में हो रही प्रतियोगिता सिर्फ बर्फ पर खिलाड़ियों की रफ्तार का मुकाबला नहीं, बल्कि उत्तराखंड के बदलते खेल परिदृश्य की तस्वीर पेश कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की मेजबानी, आधुनिक खेल सुविधाओं का इस्तेमाल और भारतीय खिलाड़ियों को विश्व कप स्तर तक पहुंचने का मौका, ये सभी पहल प्रदेश को नई खेल पहचान देने की दिशा में अहम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार जिस तरह खेल सुविधाओं के विस्तार और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने पर जोर दे रही है, उससे उत्तराखंड का देवभूमि और वीरभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में उभरना निश्चित तौर पर राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे बीजेपी के नितिन की नई टीम। बीजेपी के नितिन नवीन की अब नई टीम की घोषणा हो गई है। आपको बता दें, खबर ये दिल्ली से है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है। नितिन नवीन की इस नई टीम में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा राम माधव की भी बीजेपी में वापसी हुई है।
उन्हें भी उपाध्यक्ष बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार को पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी की ओर से जारी सूची के मुताबिक नई टीम में कई वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। नियुक्तियां जो है तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। नई टीम में मध्य प्रदेश के 6 नेताओं को शामिल किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश कोटे से राज्यसभा सांसद बने पंजाब के तरुण चुग को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी बीजेपी संगठन में अब नजर आ रही हैं। उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत को भी बीजेपी उपाध्यक्ष बनाया गया है। ओडिशा के बैजंत पांडा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। विनोद तावड़े और सुनील बंसल राष्ट्रीय महासचिव बने रहेंगे, जबकि वीएल संतोष राष्ट्रीय महासचिव संगठन के पद पर भी बने रहेंगे। अनिल एंटोनी को राष्ट्रीय सचिव के पद पर बनाए रखा गया है, जबकि अनिल बलूनी राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया से जुड़ी अहम भूमिका निभाते रहेंगे। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में 5 जो है महिलाएं हैं, लेकिन 8 राष्ट्रीय महासचिवों में स्मृति ईरानी अकेली महिला हैं। तो नितिन नबीन की नई टीम का ऐलान हो गया है। वसुंधरा राजे इस टीम का हिस्सा हैं। कई अन्य जो चेहरे हैं, बड़े चेहरे राम माधव को की वापसी संगठन में हुई है। राम माधव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। राम माधव के अलावा स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है संगठन में। तो बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की जो संकेत हो रहे थे, अब ये जो है नई टीम के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। तो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की टीम का ऐलान जो है वो हो गया है। राम माधव, स्मृति ईरानी, इसके अलावा कई अन्य जो चेहरे, महत्वपूर्ण चेहरे उनकी टीम में देखने को मिल रहे हैं। अब चेहरे कौन कौन से हैं, हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भविष्य के चुनाव को देखते हुए अपनी नई टीम बनाई है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नई टीम में कौन कौन चेहरे शामिल हैं और किसे क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राम माधव, बैजयंत जय पांडा को भी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। डी पुरंदेश्वरी रेखा शर्मा को भी जिम्मेदारी दी गई है। वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी, भारती प्रवीण पवार को भी जिम्मेदारी दी गई है उपाध्यक्ष की। मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य को उपाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है संगठन में। प्रोफेसर एम नागराज, प्रोफेसर तारिक मंसूर, डॉक्टर मधुचंद्र को भी उपाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। रोहन गुप्ता, जयप्रकाश को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कविता पाटीदार के सुरेंद्रन भोला सिंह को अहम जिम्मेदारी इस टीम में सौंपी गई। डॉक्टर प्रदीप वर्मा, जगदीश ईश्वर भाई पटेल, डॉक्टर संदीप पाठक को भी संगठन में नई जिम्मेदारी दी गई है। फगनोन कोन्यक, संगीता यादव, अनिल एंटोनी को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी डॉक्टर एम वेंकटेशन, मनोज टिग्गा को भी राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर स्वदेश सिंह, मृगांका देव वर्मन को भी राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय महामंत्री किसको बनाया गया? विनोद तावड़े को। विनोद तावड़े राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। सुनील बंसल राष्ट्रीय महासचिव पहले से ही हैं, वो बने रहेंगे। तो इस राष्ट्रीय मंत्री जो बनाए गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव सतीश पुनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र पटेल को बनाया गया है। तो राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी को भी राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। संजय भाटिया को भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। विप्लव देव को भी संगठन में शामिल किया गया, राष्ट्रीय महामंत्री उनको बनाया गया है। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नई टीम घोषित करने के बाद एक्स पर पोस्ट भी लिखा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने एक्स पर क्या लिखा वो भी हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर एक्स पर लिखा है,
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अनुभव और ऊर्जा से समृद्ध ये टीम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में संगठन को नई गति प्रदान करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि टीम के सभी सदस्य कार्यकर्ता भाव से संगठन को और अधिक सशक्त बनाते हुए विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र सेवा के ध्येय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। एक्स पर पोस्ट के माध्यम से नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपनी बात कही। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक अहम ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे किसने फैलाई अफवाह। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें किसने फैलाई अफवाह। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर परिसर में सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब आपको बता दें नागचंद्रेश्वर मंदिर के पास अचानक भगदड़ की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि परिसर में करंट फैलने की अफवाह के बाद श्रद्धालुओं के बीच अचानक डर का माहौल पैदा हो गया। इसके बाद भारी भीड़ के बीच लोग इधर उधर भागने और एक दूसरे को धक्का देने लगे। घटना का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में महाकाल परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। परिसर पूरी तरह से ठसाठस नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए कतार में मौजूद हैं। इसी दौरान करंट फैलाने की अफवाह के बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए, जिसमें कई श्रद्धालु भीड़ के दबाव में दब गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अमले ने स्थिति को संभाल लिया। महाकाल मंदिर में इन दिनों बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में भारी भीड़ के बीच अफवाह फैलने से थोड़े हालात बिगड़ गए। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है और किसी के घायल या मरने की खबर नहीं है। मंदिर में दर्शन करने गए एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि नागचंद्रेश्वर मंदिर के बाहर भीड़ थी। इसी दौरान थोड़ी भगदड़ जैसी स्थिति हो गई और कई लोग गिर गए। एक लड़का बैरिकेडिंग में गिरकर फंस गया, हालांकि उसे भी चोट नहीं आई है। भगदड़ जैसे हालात करंट फैलने की बात से बने थे। आपको बता दें कि नागपंचमी के दिन लगभग 6.19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। विभिन्न मार्गों पर लंबी कतारों के बावजूद श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम दर्शन हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। अरे नागचंद्रेश्वर के लिए जा रहे थे तो उन्होंने वीआईपी दर्शन के लिए लाइन को रोक दिया। रात में 12 बजे से लाइन में लगे थे तो वहाँ पे 1-1.5 घंटे के लिए उन्होंने पूरी लाइन ब्लॉक कर दी। तो उससे एकदम जनता जो छोड़ी तो उससे बैरिकेड वगैरह टूट के आगे पीछे से धक्का मुक्की हो के और बच्ची बेहोश हो गई। आप कब से लाइन में लगे थे? हाँ, रात 12 बजे से लगे और घटना करीब 9, साढ़े 9-10 बजे की है। उसमें कितने लोग घायल हुए थे? घायल तो कम हुए थे। उसमें क्या बैरिकेड टूट गए, किसी के पैर में लग गई, किसी में उसमें यंग लोग ज्यादा थे। और अब बात करेंगे जिंदा रखने के लिए 150 थप्पड़। हरदोई में एक युवक को जहरीले सांप ने डस लिया। उस समय मिली मदद, डॉक्टरों की सूझबूझ और बड़े भाई के प्रयासों से उसकी जान बचाई जा सकी। 21 वर्षीय युवक को होश में रखने के लिए उसके बड़े भाई ने लगातार उसे थप्पड़ मारे, जबकि मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने 15 एंटीवेनम इंजेक्शन लगाकर उसे नया जीवन दिया है। आपको बता दें छोटे भाई अरुण जो खेत में उनके लिए पानी लेकर गए थे। अरुण ने घास की बोरी उठाई तो वहां छिपे एक सांप ने उन्हें डस लिया। अरुण के चीखने पर आकाश तुरंत उन्हें सड़क की ओर लेकर भागे और एम्बुलेंस और पुलिस को फोन किया। अरुण की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। इसी दौरान प्रगति नगर निवासी मेडिकल स्टोर संचालक शिवम शर्मा वहां से गुजर रहे थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिवम ने दोनों भाइयों को अपनी बाइक पर बैठाया और बिना देर किए उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शेर सिंह और उनकी 5 सदस्यीय टीम ने तत्काल इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर ने परिजनों को सख्त हिदायत दी कि मरीज को किसी भी कीमत पर सोने नहीं दिया जाए। डॉक्टर के निर्देश का पालन करते हुए बड़े भाई आकाश ने अरुण को होश में रखने के लिए लगभग 150 थप्पड़ मारे ताकि वह जागता रहे और उसकी हालत पर नजर रखी जा सके। डॉक्टर शेर सिंह के अनुसार सामान्यतः सांप के काटने पर 5 इंजेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन अरुण के शरीर में जहर के गंभीर प्रभाव को देखते हुए 2 घंटे के भीतर कुल 15 एंटीवेनम इंजेक्शन लगाए गए।
डॉक्टर ने बताया कि सांप के काटने के बाद मरीज का सो जाना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि इससे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम अवरुद्ध होने से सांस की नली में उल्टी फंसने का खतरा रहता है। समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले शिवम शर्मा मुस्तैद डॉक्टरों और बड़े भाई के इस साहसिक कदम की सराहना की जा रही है। तो समय पर चिकित्सीय सहायता से युवक की जान बच सकी। एंटीवेनम डोज से युवक की जान बची। भाई ने लगातार 150 थप्पड़ मारे युवक को होश में बनाए रखने के लिए। छोटे भाई को होश में बनाए रखने के लिए जहरीले सांप ने युवक को डसा था और बड़े भाई ने इस दौरान छोटे भाई अरुण को होश में बनाए रखने के लिए 150 थप्पड़ जड़े। समय पर चिकित्सीय सुविधा मिलने से युवक की जान बची। और अब बात करेंगे मुर्दा चोरी कर रहा बिजली। काशीपुर में बिजली विभाग और खाकी का एक ऐसा कारनामा सामने आया जिसे सुनकर आप भी हैरान होंगे और हंसी भी आपकी छूटेगी। क्या 5 साल पहले मर चुका इंसान कब्र से उठकर बिजली चोरी कर सकता है? जी हां, एसडीओ मैडम की कलम और पुलिस की दिव्य दृष्टि ने ऐसा ही चमत्कार कर दिया है। बिना जांच के मुर्दे के नाम चोरी का पर्चा कटा तो भड़के ग्रामीणों ने थाने में गदर काट दिया। मामला काशीपुर के ग्राम बरखेड़ा पांडे का है, जहां 12 अगस्त को विद्युत वितरण खंड की एसडीओ महक मिश्रा अपनी टीम के साथ स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची थी। ग्रामीणों का आरोप है कि जब नियम के मुताबिक स्मार्ट मीटर ऐच्छिक है तो फिर अधिकारी तानाशाही दिखाकर जबरन पुराने मीटर उखाड़कर नए मीटर क्यों थोप रहे थे। जब ग्रामीणों ने इस धौंसबाजी का विरोध किया तो एसडीओ मैडम ने खाकी का खौफ दिखाते हुए थाने में तहरीर दे दी। मैडम की इस अद्भुत तहरीर में 5 साल पहले मर चुके नसीम अहमद के नाम पर 3.8 किलोवाट की बिजली चोरी दिखा दी गई, जबकि मौके पर विरोध करने और काम में बाधा डालने का आरोप उनके परिजनों फिरोज, फिजा और साहिरुन पर मढ़ दिया गया। इस हास्यास्पद और शर्मनाक कारनामे की खबर फैलते ही भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू की अगुवाई में दर्जनों किसान और ग्रामीण उग्र होकर आईटीआई थाने पहुंचे। बाकी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र जीतू ने बिजली विभाग और खाकी की जमकर फजीयत की। उन्होंने सीधे सवाल दागे कि जो इंसान 5 साल पहले इस दुनिया से जा चुका है, उसके नाम पर आज बिजली चोरी की रिपोर्ट कैसे बन सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीओ ने बदले की भावना में आकर फर्जी तहरीर दी और अंधी पुलिस ने बिना किसी जमीनी जांच के आंखें मूंद कर अब मामला दर्ज कर लिया। ग्रामीणों ने थानेदार से मिलकर फर्जी रिपोर्ट रद्द करने और फर्जीवाड़ा करने वाली एसडीओ मैडम व उनकी टीम के सदस्यों पर कहीं न कहीं कार्रवाई की मांग की है, मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। मामला है 12 तारीख को, इसी 12 अगस्त को बरखेड़ा पांडे में एसडीओ महक मिश्रा हैं, वो पूरे दलबल के साथ आती हैं और स्मार्ट मीटर जो लगा रहे हैं इस समय और जो लोगों के लगे हुए हैं पहले से दूसरे मीटर, उन्हें उखाड़ कर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए दबाव बना रही थी। अब वहां पर जब लोगों ने भी वहां 200-400 लोग इकट्ठा हुए गांव के, तो उन्होंने मना किया। तो वहां पर उन्होंने 1-2 घरों में तो पहले जबरदस्ती घुसे, वहां विधवा औरत थी और उनके वहां गई भी। बाद में उन्होंने क्या किया कि यहाँ एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर दर्ज करवाई कि नसीम मोहम्मद जो है, नसीम अहमद और उनके परिवार ने हमें सरकारी काम डालने में बाधा डाली। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।